ये वाले रिएक्शंस जो बेंजिलिक पोजीशन पर होते हैं वो सिंथेसिस प्रॉब्लम के लिए बहुत अहम होते हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। हम एल्काइल बेंजीन्स की फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन से शुरू करेंगे। तो ये मेरा एल्काइल बेंजीन है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है और इस कार्बन पर बेंजिलिक पोजीशन है, लिहाजा ये वाली हाइड्रोजन बेंजिलिक हाइड्रोजन है जो कि इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि इस रिएक्शन के लिए जरूरी है। और फिर यहाँ पर दो और चीज़ें जो कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसमें कुछ NBS और हरारत का इजाफा करते हैं, और ये एक फ्री रेडिकल है, इसलिए इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको पेरोक्साइड जैसा भी कुछ शामिल करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि बेंजिलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन का इजाफा हुआ है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं प्रोपाइल बेंजीन लेती हूँ और इसमें कुछ NBS और हरारत का इजाफा करती हूँ, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोल्यूशन में या पेरोक्साइड में भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। इस रेडिकल मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए इसमें कुछ पेरोक्साइड शामिल करें और हमारे पास यहाँ प्रोपाइल बेंजीन पर 3 कार्बन हैं, लेकिन इनमें से एक बेंजिलिक पोजीशन पर है और वो यकीनन ये वाला है, और यहाँ पर हम अपने ब्रोमीन का इजाफा करेंगे। तो जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी मेरे पास अभी तक 3 कार्बन हैं, लेकिन ब्रोमीन को खास तौर पर बेंजिलिक पोजीशन पर शामिल करेंगे। अगर मैं इस कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन को देखूं तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन अब एक हाइड्रोजन बाकी रह जाता है। मैं इसकी मेजेंटा रंग से निशानदेही कर देती हूँ। अगर हम यहाँ ऊपर जनरल रिएक्शन की तरफ जाएंगे तो बेंजिलिक हाइड्रोजन है, और मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों में से एक बेंजिलिक हाइड्रोजन होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ और कहती हूँ कि ये वाली हाइड्रोजन बेंजिलिक है और दूसरी हाइड्रोजन अभी भी कार्बन के साथ लगी हुई है, और हमारा हतमी प्रोडक्ट अभी बाकी है। तो ब्रोमीन ने इन दोनों में से एक बेंजिलिक हाइड्रोजन की जगह ले ली है। क्या वजह है कि रिएक्शन सिर्फ बेंजिलिक पोजीशन पर ही होता है? इसकी वजह यह है कि मैकेनिज्म में रेडिकल बनता है। मैं आगे बढ़ती हूँ और इस रिएक्शन का रेडिकल बना देती हूँ। तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, मेजेंटा रंग का हाइड्रोजन हमने खो दिया है। अब हमारे पास नीले रंग का हाइड्रोजन बाकी बचा है, जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है। इस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन रिंग के साथ है इसलिए हम कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मैं ये इलेक्ट्रॉन लेती हूँ और इस तीर की मदद से इसकी हरकत दिखाती हूँ, और फिर इस पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर हरकत करके जाता है और दूसरा कार्बन पर आ जाता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये हमारी रिंग है, ये पाई बॉन्ड है, और अब मैं डबल बॉन्ड इधर दिखा सकती हूँ। यहाँ पर भी अभी तक हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी कार्बन्स भी इस तरह से हैं, और फिर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा बेंजिलिक रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर आप दूसरे 2 कार्बन्स पर रेडिकल बनाते हैं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते, चूंकि वो रिंग के साथ नहीं होते। यही वजह है कि रिएक्शन सिर्फ बेंजिलिक पोजीशन पर होता है, चूंकि बेंजिलिक रेडिकल स्टेबल होता है। चलिए अब एक और किस्म के रिएक्शन को देखते हैं, और ये यकीनन बेंजिलिक हेलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इधर ब्रोमीन लिखेंगे, लेकिन आप मुख्तलिफ हेलोजन का भी तस्वुर कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का इजाफा करते हैं तो मैकेनिज्म या तो SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है, और यकीनन आखिर में न्यूक्लियोफाइल बेंजिलिक पोजीशन पर हेलोजन की जगह लेगा। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। चलिए कह लेते हैं कि हमने बेंजाइल ब्रोमाइड से शुरू किया, तो ये हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड है, और बेंजाइल ब्रोमाइड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इजाफा करेंगे तो हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ और हाइड्रोक्साइड एनाइन पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बनाती हूँ, जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, लिहाजा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं इस एल्काइल हेलाइड के स्ट्रक्चर की तरफ देखूं तो ये कार्बन मेरे ब्रोमीन के साथ बॉन्डेड है और ये एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये प्राइमरी है। अगर मैं प्राइमरी एल्काइल हेलाइड की बात करूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम होती है और मैकेनिज्म SN2 होगा। अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर हमला करेगा और उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन पर आ जाएंगे और ब्रोमाइड एनाइन बना देंगे, जो कि स्टेबल लीविंग ग्रुप है। क्योंकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यहाँ हर चीज एक ही वक्त पर हो जाती है, और आखिर में हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा इसमें ब्रोमीन की जगह OH हो जाएगा। लिहाजा इस रिएक्शन में हमें बेंजिलिक अल्कोहल हासिल हुई है, ये SN2 है। अगर आप SN1 के बारे में सोचते हैं तो चलें वो रिएक्शन करके देख लेते हैं।
अगर मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड से शुरू करती हूँ तो ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर है। वो कार्बन जो ब्रोमीन के साथ जुड़ी हुई है वो 1 2 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए ये टर्शरी है। और आप SN1 मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में पहला मरहला डिसोसिएशन होता है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ब्रोमीन पर आते हैं और ब्रोमीन एनाइन बनाते हैं। आप इस कार्बन से बॉन्ड को दूर ले जा रहे हैं। चलें इससे बनने वाले कार्बोकैटाइन बनाते हैं। मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और यहीं पर +1 फॉर्मल चार्ज है। लिहाजा मेरे पास बेंजिलिक कार्बोकैटाइन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लिहाजा मैं सोच सकती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। अब इन 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है। मैं जरा इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही कर देती हूँ। तो नीले रंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं और इस कार्बन से बॉन्ड को दूर ले जाते हैं, जिससे इस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। आप इसको जारी भी रख सकती हैं, लेकिन नुक्ता यह है कि बेंजीन रिंग की मौजूदगी बेंजिलिक कार्बोकैटाइन की रेजोनेंस को मुमकिन बनाती है, जिसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन बेंजिलिक पोजीशन पर होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। चलिए अब एक और रिएक्शन को देखते हैं और ये एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन है। इधर मेरे पास एल्काइल बेंजीन है और एक दफा फिर कार्बन के साथ बेंजिलिक हाइड्रोजन लगी हुई है और 2 चीजें कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अगर मैं सोडियम डाइक्रोमेट प्रोटॉन का जरिया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का इजाफा करूं और अपने रिएक्शन को थोड़ा सा गर्म करूं तो इसमें अपनी एल्काइल साइड चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर सकती हूँ। लिहाजा हमारे पास बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप इस ऑक्सीडेशन को परमैंगनेट से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मिसाल देखते हैं। इस दफा ब्यूटाइल बेंजीन इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास ब्यूटाइल बेंजीन है तो एल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन होंगी और वही सब चीजें दोबारा लिखने की बजाय मैं सिर्फ ये वाला निशान बना देती हूँ। हम साइड चेन को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं और ये मानी नहीं रखता कि आपके पास एल्काइल ग्रुप की लंबाई कितनी है। इस सूरत में आपके पास 4 कार्बन है और हमें अब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना होगा। रिएक्शन अब भी बेंजिलिक पोजीशन पर ही होगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो गया है। ये एक पेचीदा मैकेनिज्म है, मैं इसके ज्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर से बताते चलो कि कार्बन चेन की लंबाई कोई मायने नहीं रखती। आपके पास प्रोडक्ट फिर भी यही आएगा। क्या होगा अगर आप ये रिएक्शन थर्ड ब्यूटाइल बेंजीन के साथ करना चाहें? अब ब्यूटाइल बेंजीन की बजाय हमारे पास थर्ड ब्यूटाइल बेंजीन है। इसमें हम सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इजाफा करेंगे और रिएक्शन को गर्म करेंगे, लेकिन हमें कोई रिएक्शन हासिल नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई बेंजिलिक हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है। अगर आप जेनेरिक रिएक्शन की तरफ ऊपर जाएं तो यहाँ बेंजिलिक हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर कार्बन है। लिहाजा हमारे पास कोई भी बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जो कि रिएक्शन के होने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इधर कोई भी रिएक्शन नहीं देखा। बस आप जब भी सिंथेसिस प्रॉब्लम करें ना तो इन रिएक्शंस को अपने जहन में जरूर रखें।